नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जॉन लॉक के बारे में। हाँ, जॉन लॉक, एक ऐसा नाम जिन्हें अक्सर फादर ऑफ लिबरलिज्म या कहें उदारवाद का पिता कहा जाता है। ये एनलाइटनमेंट मतलब प्रबोधन काल के शायद सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। इनकी सोच ने आधुनिक दुनिया पर, खासकर राजनीति और हम कैसे सोचते हैं, उस पर बहुत गहरा असर डाला है। बिल्कुल, उनका काम एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान हमें कैसे मिलता है इसका सिद्धांत, और पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब राजनीति और सरकार पर उनके विचार, दोनों में ही बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग था। इतना ज्यादा कि अमेरिकन क्रांति और उनका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, उस पर भी लॉक की छाप साफ दिखती है। तो चलिए आज इनकी जिंदगी, इनके जो क्रांतिकारी विचार थे और हाँ, उनके विचारों में जो कुछ जटिलताएं और तनाव हैं, उन पर भी बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि 17वीं शताब्दी का यह विचारक आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो जॉन लॉक का जन्म हुआ 1632 में। इंग्लैंड के समरसेट में एक छोटा सा गांव था ब्रिंगटन। वहां उनके माता पिता प्यूरिटन थे, मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म का एक समूह, और पिता जॉन सीनियर वो एक वकील थे। उन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर में पार्लियामेंट की तरफ से लड़ाई भी लड़ी थी। बचपन उनका ब्रिस्टल के पास पेंसफोर्ड में बीता। फिर 1647 में उन्हें लंदन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल, वेस्टमिंस्टर स्कूल, भेजा गया। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब वो स्कूल में थे तभी चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी, स्कूल के काफी पास ही। हालांकि ऐसा कहते हैं कि बच्चों को देखने जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, फिर 20 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। लेकिन वहां का जो पारंपरिक पाठ्यक्रम था, अरस्तु वगैरह पर आधारित, उससे वो कुछ खास खुश नहीं थे। हाँ, उन्हें रेने देकार्ते जैसे उस समय के जो नए आधुनिक दार्शनिक थे, उनके काम ज्यादा दिलचस्प लगते थे। और ऑक्सफोर्ड में ही उनकी मुलाकात मेडिसिन और एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी से हुई। उन्होंने रिचर्ड लोर, रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट हुक जैसे बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम भी किया। मेडिसिन में बैचलर डिग्री भी हासिल की। हाँ, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इब्न तुफैल जैसे इस्लामी विद्वानों के काम ने उनके टैब्यूला रासा के विचार को प्रभावित किया होगा। ये वही आइडिया कि जन्म के समय मन एक कोरी स्लेट जैसा होता है। राइट। तो करियर की तलाश में लॉक 1667 में लॉर्ड एशले, जो बाद में अर्ल ऑफ शैफ्ट्सबरी बने, कि निजी चिकित्सक बनकर लंदन चले गए। शैफ्ट्सबरी उस समय के एक काफी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। और वहां उनकी मेडिकल नॉलेज की, कह सकते हैं, परीक्षा हुई। लॉर्ड एशले को एक गंभीर लिवर इन्फेक्शन हो गया था। लॉक के समन्वय और सलाह पर एक सर्जरी हुई, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत रिस्की थी, और उसने एशले की जान बचा ली। इससे एशले लॉक के बहुत आभारी हो गए और उनके एक तरह से संरक्षक बन गए। अच्छा। इसी दौरान लॉक ने बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशंस और लॉर्ड्स प्रोप्राइटर्स ऑफ कैरोलिना के सचिव के रूप में भी काम किया, जिसने उनके आर्थिक विचारों को भी आकार दिया होगा। और शैफ्ट्सबरी विग आंदोलन के संस्थापकों में से थे। विग्स वो लोग थे जो राजा की शक्तियों को कम करना चाहते थे। तो जाहिर है शैफ्ट्सबरी का लॉक के राजनीतिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, माना जाता है कि शैफ्ट्सबरी के कहने पर ही लॉक ने अपनी प्रसिद्ध किताब टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा लिखा था। हाँ, पहले तो ये माना जाता था कि ये किताब 1688 की गौरवशाली क्रांति के बचाव में लिखी गई थी। ये असल में रॉबर्ट फिल्मर और थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों के खिलाफ एक तर्क था, जो निरंकुश राजशाही मतलब राजा की असीमित शक्ति का समर्थन करते थे। लॉक ने कहा कि राजनीतिक वैधता राजा के दैवीय अधिकार से नहीं, बल्कि लोगों की सहमति मतलब कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड से आती है। ये विचार उस समय के इंग्लैंड के लिए काफी क्रांतिकारी थे। रेडिकल तो थे, लेकिन फिर 1683 में लॉक पर थोड़ी मुश्किल आ गई। उन पर राय हाउस प्लॉट नाम की एक साजिश में शामिल होने का शक हुआ। ये किंग चार्ल्स द्वितीय और उनके भाई जेम्स को मारने की साजिश थी। हाँ, हालांकि उनके सीधे तौर पर शामिल होने के पुख्ता सबूत तो कम है, लेकिन शक के चलते उन्हें शैफ्ट्सबरी के साथ नीदरलैंड्स भागना पड़ा। नीदरलैंड्स में वो छद्म नाम से रहे। डॉक्टर वैन लिंडन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर काफी काम किया और लेटर ऑन टॉलरेशन लिखा, जो धार्मिक सहिष्णुता पर है। वहां उनकी मुलाकात स्पिनोजा के विचारों से प्रभावित लोगों और रिमॉन्स्ट्रेंस के नेताओं से भी हुई। कहा जाता है कि स्पिनोजा के राजनीतिक और धार्मिक सहिष्णुता और चर्च राज्य के पृथक्करण के विचारों ने भी लॉक को प्रभावित किया। हाँ, फिर 1688 में इंग्लैंड में हुई गौरवशाली क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन,
किंग जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया। इसके बाद ये लॉक इंग्लैंड लौटे रानी मैरी द्वितीय के साथ 1689 में। और लौटते ही उनकी प्रमुख रचनाएं ऐसे 2 ट्रीटीजेस और लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन लगभग एक साथ प्रकाशित हुईं। उनके करीबी दोस्त थी लेडी मशम। उन्होंने उन्हें एसेक्स में अपने घर ओट्स में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहां वो रहे। अस्थमा से जरूर परेशान थे, लेकिन वो विग्स के एक तरह से बौद्धिक नायक बन गए थे। आइजैक न्यूटन जैसे लोगों के साथ उनका विचारों का आदान प्रदान होता था। वो फिर सेहत बिगड़ती गई और 28 अक्टूबर 1704 को लॉक का निधन हो गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही उनके बच्चे थे। उनके जीवन काल में इंग्लैंड ने बड़ी उथल-पुथल देखी थी। रेस्टोरेशन, लंदन का ग्रेट प्लेग और ग्रेट फायर, गौरवशाली क्रांति, फ्रांस के साथ युद्ध, संवैधानिक राजशाही और संसदीय लोकतंत्र उस समय बस शुरू ही हो रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी मृत्यु के बाद शुरुआती दशकों में 2 ट्रीटीजेस का ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। कुछ विग्स को छोड़कर इसे ज्यादातर नजरअंदाज ही किया गया। हाँ, लेकिन फिर अमेरिकी क्रांति के दौरान स्थिति एकदम बदल गई। जब अमेरिका में ब्रिटिश टैक्स का विरोध बढ़ा तो सेकेंड ट्रीटीज को जैसे नए पाठक मिल गए। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में राजनीतिक बहसों में इसका खूब हवाला दिया जाने लगा। खासकर प्राकृतिक अधिकार, शासितों की सहमति, क्रांति का अधिकार, ये सारे आइडियाज बहुत रेलेवेंट हो गए। हाँ, थॉमस जेफरसन तो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने लॉक, बेकन और न्यूटन को बिना किसी अपवाद के अब तक की 3 सबसे महान व्यक्ति माना। और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में जो लॉन्ग ट्रेन ऑफ अब्यूजेस वाला वाक्यांश है, वो तो सीधे लॉक के सेकंड ट्रीटीज से लिया गया है। हाँ, कमाल है। तो ये हमें लाता है उनके मुख्य दार्शनिक विचारों पर। शायद सबसे क्रांतिकारी योगदान उनका ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी और स्व यानी सेल्फ की हमारी आधुनिक समझ की शुरुआत में है। बिल्कुल। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि उनकी किताब ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो 1690 में आई से ही सेल्फ की पश्चिमी अवधारणा सही मायने में शुरू होती है। उन्होंने देकार्त के जन्मजात विचारों मतलब इनेट आइडियाज के सिद्धांत को चुनौती दी। जी। देकार्त मानते थे कि कुछ विचार जैसे ईश्वर का विचार हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं। हाँ, और लॉक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म के समय मन एक कोरी स्लेट या टैबुलर रासा जैसा होता है, एक खाली तख्ती। तो फिर ज्ञान आता कहाँ से है? अनुभव से। सारा का सारा ज्ञान अनुभव से आता है। और अनुभव के 2 स्रोत हैं। पहला, इंद्रिय बोध या सेंसेशन, जब हम अपनी इंद्रियों से बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। ओके। और दूसरा है परावर्तन या रिफ्लेक्शन, यानी जब हम अपने मन की क्रियाओं पर ही विचार करते हैं, जैसे सोचना, संदेह करना, विश्वास करना, इच्छा करना। इन्हीं 2 तरीकों से हमारे मन में सारे आइडियाज आते हैं। इसी को अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म कहते हैं। ठीक है। और उन्होंने विचारों के 2 प्रकार बताए थे, सरल विचार और जटिल विचार। हाँ, सिंपल आइडियाज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज। सिंपल आइडियाज सीधे अनुभव से आते हैं, जैसे पीला रंग, मीठा स्वाद, ठोस होना, सोचना। मन इनको बस ग्रहण करता है, पैसिवली। फिर मन सक्रिय होकर इन सरल विचारों को मिलाता है, उनकी तुलना करता है या उनसे कुछ सामान्य गुण निकालता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है और जटिल विचार बनाता है, जैसे सेब का विचार, जो पीला, मीठा, ठोस हो सकता है, या फिर न्याय, कृतज्ञता जैसे अमूर्त विचार। विचारों का ये जुड़ाव यानी एसोसिएशन ऑफ आइडियाज का सिद्धांत ये बाद में डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों और आधुनिक मनोविज्ञान के लिए बहुत प्रभावशाली हुआ। बिल्कुल। लॉक ने शिक्षा पर भी लिखा, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन में। उनका मानना था कि शिक्षा ही इंसान बनाती है। बचपन के शुरुआती अनुभव और विचारों का जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही सेल्फ की नींव रखते हैं। तो लॉक ने सेल्फ को परिभाषित कैसे किया? उन्होंने कहा कि ये वो सचेत सोचने वाली चीज है, मतलब एक कॉन्शियस थिंकिंग थिंग जो सुख दुख महसूस करती है और अपने अस्तित्व के प्रति सचेत रहती है, चाहे वो किसी भी पदार्थ से बनी हो, आध्यात्मिक या भौतिक, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शरीर भी मनुष्य को बनाने में भूमिका निभाता है, पर पर्सनल आइडेंटिटी या व्यक्तिगत पहचान का आधार चेतना और स्मृति यानी मेमोरी है। मैं वही व्यक्ति हूं जो मैं याद कर सकता हूं कि मैं था। हाँ, उन्होंने वो प्रिंस और मोची के शरीर बदलने वाला मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट भी दिया था, ये समझाने के लिए कि पहचान शरीर से नहीं,
चेतना से जुड़ी है। इंटरेस्टिंग। उन्होंने देकार्त के स्वप्न तर्क की भी आलोचना की। देकार्त ने कहा था कि हम कैसे यकीन करें कि हम सपना नहीं देख रहे। लॉक ने कहा कि सपनों में हम वास्तविक जीवन जैसा शारीरिक दर्द महसूस नहीं कर सकते। अच्छा पॉइंट है। चलिए अब उनके राजनीतिक दर्शन पर आते हैं। ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर आधारित था, हॉब्स के विपरीत। हाँ, हॉब्स मानते थे कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और बिना सरकार के जीवन नर्क होगा। लॉक का नजरिया थोड़ा अलग था। लॉक मानते थे कि मानव स्वभाव में तर्क और सहिष्णुता होती है। हालांकि वो ये भी मानते थे कि इंसान स्वार्थी भी हो सकता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मुद्रा यानी करेंसी के आने से जाहिर होता है। उन्होंने प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर की बात की, सरकार बनने से पहले की स्थिति। इस अवस्था में सभी लोग समान और स्वतंत्र थे और सभी को अपने जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति की रक्षा का प्राकृतिक अधिकार था। हाँ, ये नेचुरल राइट्स बहुत महत्वपूर्ण है उनके दर्शन में। माना जाता है कि अमेरिकी घोषणा पत्र का जो जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज वाला हिस्सा है, वो यहीं से प्रेरित है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में अपने अधिकारों की रक्षा करना हमेशा आसान नहीं था। हर कोई अपना जज था, तो झगड़े सुलझाना मुश्किल था। इसीलिए लोगों ने आपस में समझौता करके अपनी सहमति देकर एक नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी बनाई और सरकार स्थापित की, ताकि संघर्षों को शांतिपूर्वक हल किया जा सके। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की वैधता लोगों की सहमति यानी कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड पर आधारित है। सरकार लोगों के लिए है, लोग सरकार के लिए नहीं। बिल्कुल। और सरकार का काम है लोगों के इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है या खुद ही अत्याचारी बन जाती है, तो लोगों को क्रांति करने का, उस सरकार को बदलने का अधिकार है। लॉक के लिए कुछ परिस्थितियों में क्रांति न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक दायित्व भी है। इन विचारों का अमेरिकी संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की वकालत भी उन्होंने की, ताकि कोई एक अंग बहुत शक्तिशाली न हो जाए। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का विचार उनके दर्शन के केंद्र में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तर्क दिया कि संपत्ति एक प्राकृतिक अधिकार है जो श्रम यानी लेबर से उत्पन्न होता है। उनका कहना था कि शुरुआत में धरती और उसके संसाधन ईश्वर ने सबको समान रूप से दिए थे, वो कॉमन थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ अपना श्रम मिलाता है, जैसे जमीन जोतता है या पेड़ से फल तोड़ता है, तो वो संसाधन उस व्यक्ति की निजी संपत्ति बन जाते हैं। इसे श्रम सिद्धांत या लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। उनका मानना था कि प्रकृति अपने आप में समाज को बहुत कम मूल्य प्रदान करती है। वस्तुओं का असली मूल्य उनमें लगाए गए श्रम से आता है। लेकिन उन्होंने इसमें एक शर्त लगाई थी, जिसे लॉकियन प्रोविजो कहते हैं। आप प्रकृति से उतना ही ले सकते हैं जितना लेने के बाद दूसरों के लिए पर्याप्त और उतना ही अच्छा बचा रहे। और एक और शर्त थी, आप उतना ही लें जितना आप इस्तेमाल कर सकें, बिना उसे खराब या नष्ट किए। इसे स्पॉइलेज लिमिटेशन कहते हैं। मतलब आप जरूरत से ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते। हाँ, पर फिर मुद्रा यानी पैसे का आविष्कार हुआ। सोना, चांदी जैसी चीजें खराब नहीं होती, तो उन्हें बिना खराब हुए जमा किया जा सकता था। इससे वो स्पॉइलेज लिमिटेशन वाली शर्त बेकार हो गई। अब लोग असीमित संपत्ति जमा कर सकते थे, है ना? बिल्कुल। और इससे समाज में बड़ी आर्थिक असमानता पैदा हुई। लॉक मानते थे कि असमानता पैसे के उपयोग पर लोगों की मौन सहमति यानी टैसिट अग्रीमेंट से आई है, न कि मूल सामाजिक अनुबंध से। वो इस असीमित संचय से उत्पन्न समस्या से अवगत थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई बहुत स्पष्ट समाधान नहीं दिया, सिवाय इसके कि सरकार को संपत्ति के असीमित संचय और धन के अधिक समान वितरण के बीच के संघर्ष को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ उनके विचारों में एक तनाव सा दिखता है। एक तरफ श्रम सिद्धांत और सीमाएं, दूसरी तरफ असीमित संचय की संभावना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब उनके धर्म और सहिष्णुता पर विचारों की बात करते हैं। यूरोप में उस समय भयानक धार्मिक युद्ध देखे थे। सही बात है। तो लॉक ने अपनी लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन में धार्मिक सहिष्णुता के लिए बहुत क्लासिक तर्क दिए। उनके 3 मुख्य तर्क थे। पहला, सांसारिक न्यायाधीश मतलब राज्य या कोई भी इंसान ये भरोसेमंद तरीके से तय नहीं कर सकता कि कौन सा धर्म सच्चा है। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरा, अगर वो तय कर भी लें
तो बलपूर्वक सच्चा धर्म लागू करने से सच्चा विश्वास नहीं पैदा होगा, क्योंकि विश्वास को मजबूर नहीं किया जा सकता, वो दिल से आता है। और तीसरा, धार्मिक एकरूपता को जबरदस्ती लागू करने से समाज में और ज्यादा अव्यवस्था फैलेगी, बजाय इसके कि आप विभिन्न मतों को सहने की अनुमति दें। विविधता में ज्यादा शांति है। ये बहुत महत्वपूर्ण तर्क हैं। इन विचारों पर कुछ बैप्टिस्ट धर्मशास्त्रियों जैसे जॉन स्मिथ और रॉजर विलियम्स का भी प्रभाव माना जाता है, जो पहले से ही अंतरात्मा की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। हाँ, लॉक के अपने धार्मिक विश्वास भी थोड़े जटिल थे। वो कैल्विनिस्ट पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन बाद में उनके विचार सोसिनियन या एरियन मान्यताओं के करीब लगते हैं, खासकर ईसा मसीह की प्रकृति के बारे में। वो मूल पाप यानी ओरिजिनल सिन के विचार पर भी संशय में थे। लेकिन वो बाइबल के प्रति काफी रूढ़िवादी थे। उसकी शाब्दिक प्रेरणा और चमत्कारों में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि बाइबल की बातें मानवीय तर्क के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं, जैसे उन्होंने अपनी किताब द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी में दिखाया। पर उनकी सहिष्णुता की भी एक सीमा थी। वो नास्तिकता यानी एथीज्म को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं थे। क्यों? उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि अगर कोई ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारता है तो वो वादों, शपथों और सामाजिक नैतिकता को गंभीरता से नहीं लेता। उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व तर्क से सिद्ध था और वो सामाजिक व्यवस्था की नींव था। ईश्वर के बिना उनके हिसाब से अराजकता फैल जाएगी। तो उनके राजनीतिक विचार काफी हद तक प्रोटेस्टेंट ईसाई मान्यताओं पर आधारित थे। दिलचस्प है, उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत की कई बुनियादी अवधारणाएं भी बाइबल से ली थी, जैसे प्राकृतिक कानून, मौलिक मानव समानता, जिसमें वो स्त्री पुरुष समानता की भी बात करते हैं, और शासितों की सहमति की आवश्यकता। बिल्कुल। और यहीं से हम आते हैं लॉक के विचारों के कुछ सबसे परेशान करने वाले विरोधाभासों और तनावों पर। Here's where it gets really interesting. हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा शायद गुलामी यानी स्लेवरी का है। एक तरफ लॉक ने प्राकृतिक स्वतंत्रता का इतना जोरदार बचाव किया, कहा कि गुलामी प्राकृतिक कानून का उल्लंघन है, बिल्कुल, और फिर भी वो खुद रॉयल अफ्रीका कंपनी में निवेशक थे। ये वो कंपनी थी जो गुलामों का व्यापार करती थी। यही नहीं, वो कैरोलिना के संविधान के प्रारूपण में भी शामिल थे, जिसमें गुलामों पर मालिकों को पूर्ण शक्ति और अधिकार दिया गया था। ये कैसे संभव है? मतलब एक ही व्यक्ति इतनी विरोधाभासी बातें कैसे कर सकता है? उन्होंने इसे सही ठहराने की कोशिश की थी। कहा कि गुलामी केवल न्यायपूर्ण युद्ध यानी जस्ट वॉर के कैदियों के लिए मृत्युदंड के विकल्प के रूप में ही वैध हो सकती थी। लेकिन ये तर्क अमेरिकी उपनिवेशों में चल रही वंशानुगत गुलामी पर तो बिल्कुल लागू नहीं होता था। इस पर विद्वानों में आज भी बहुत बहस है। कुछ इसे लॉक का पाखंड मानते हैं, उनके वर्ग और नस्लीय विशेषाधिकारों का सबूत। कहते हैं कि उनके सिद्धांत असल में सिर्फ श्वेत संपत्ति वाले पुरुषों के लिए थे। दूसरी ओर कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर उनके सिद्धांतों को लगातार लागू किया जाए तो वो गुलामी की निंदा ही करेंगे, और बाद के उन्मूलनवादियों ने सही ही लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के तर्कों का इस्तेमाल किया। इतिहासकार हॉली ब्रूवर का तो तर्क है कि कैरोलिना संविधान में लॉक की भूमिका को शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, और उन्होंने बाद में बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रमुख के रूप में गुलामी को कमजोर करने का काम भी किया। तो ये मामला काफी जटिल है। वाकई में। एक और मुद्दा बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर का है। लॉक ने इसका समर्थन किया था। हाँ, अपने एसे ऑन द पुअर लॉ में उन्होंने सुझाव दिया कि गरीब बच्चों के लिए हर पैरिश में वर्किंग स्कूल खोले जाएं ताकि उन्हें 3 साल की उम्र से ही काम करने की आदत डाली जा सके। उनका तर्क था कि इससे पैरिश का खर्चा कम होगा और बच्चों में अच्छी कार्यनीति विकसित होगी। आज के नजरिए से ये बहुत कठोर लगता है जब कुछ के पास विशाल संपत्ति हो और दूसरों के पास कुछ भी नहीं। हाँ, उनका ये तर्क कि वाणिज्यिक समाज अंततः सभी को लाभ पहुंचाता है, क्या ये वास्तव में सच है या ये सिर्फ उभरते पूंजीवाद का बचाव था? ये सवाल भी उठता है। फिर ईश्वरीय अधिकार की भूमिका को लेकर भी सवाल है। अगर प्राकृतिक कानून ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनके लिए लॉक के दर्शन का क्या आधार होगा? क्या ये व्यवस्था अपने धार्मिक आधार के बिना खड़ी रह सकती है? उनके अनुभववाद की भी अपनी सीमाएं हैं। अगर सभी विचार अनुभव से आते हैं तो हम आवश्यक सत्यों यानी नेसेसरी ट्रूथ्स का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे सफेद काला नहीं है या 2 + 2 = 4, ये अनुभव से कैसे सिद्ध होंगे? और अगर हम केवल वस्तुओं द्वारा हमारी इंद्रियों पर पड़ने वाले प्रभावों से उत्पन्न विचारों को ही जानते हैं,
तो हम वस्तुओं के वास्तविक गुणों को कैसे जान सकते हैं? इसे विचारों का पर्दा यानी वेल ऑफ आइडियाज की समस्या कहा गया है। सहमति यानी कंसेंट की अवधारणा भी थोड़ी समस्याग्रस्त है। लॉक का तर्क है कि वैध सरकार के लिए सहमति जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी भी स्पष्ट रूप से सहमति तो देते नहीं हैं। हाँ, तो उनका समाधान था मौन सहमति यानी टैसिट कंसेंट, कि अगर आप सरकार के लाभों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे सड़कों का इस्तेमाल, सुरक्षा का आनंद लेना, तो इसका मतलब है कि आपने चुपचाप सहमति दे दी है। लेकिन ये थोड़ा खिंचावा सा लगता है। डेविड ह्यूम ने बाद में इसकी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास देश छोड़ने का कोई वास्तविक विकल्प ही नहीं है, उसने सरकार को क्या कोई सार्थक सहमति दी है? सही बात है। अच्छा, लॉक की कार्यप्रणाली और शैली के बारे में क्या कहेंगे? लॉक ने डेकार्त और स्पिनोजा जैसे तर्कवादियों यानी रैशनलिस्ट्स की व्यवस्थित निगमनात्मक पद्धति मतलब डिडक्टिव मेथड को खारिज कर दिया। वो मानते थे कि सिर्फ तर्क से दुनिया को नहीं समझा जा सकता। तो उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने सादा ऐतिहासिक विधि यानी प्लेन हिस्टोरिकल मेथड अपनाई। ये विधि आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन और अवलोकन ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। मतलब धैर्यपूर्वक ये देखना कि मन असल में कैसे काम करता है। वो खुद को न्यूटन और बॉयल जैसे महान वैज्ञानिकों के लिए वैचारिक कचरा साफ करने वाले एक अंडर लेबरर के रूप में देखते थे। ये उनकी विनम्रता दिखाता है, हालांकि ये उनके योगदान को कम आंकता है। उनकी लेखन शैली भी इसी से मेल खाती है, काफी बातचीत वाली, सुलभ। वो रोजमर्रा के उदाहरणों, विचार प्रयोगों, थॉट एक्सपेरिमेंट्स और सामान्य अनुभव का उपयोग करते हैं, जैसे वो राजकुमार और मोची के शरीर बदलने का उदाहरण या अंधे आदमी को दृष्टि मिलने का। हाँ, ये विचार प्रयोग अमूर्त सिद्धांतों को ठोस कल्पनाशील परिदृश्यों के माध्यम से दर्शाते हैं। वो प्रस्तावित परिभाषाओं का परीक्षण करते हैं, हमारी सामान्य अवधारणा में छिपी मान्यताओं को उजागर करते हैं और अमूर्त विचारों को यादगार बनाते हैं। ये लॉक के इस विश्वास को दर्शाता है कि दर्शन को कोरे अमूर्तन में पीछे हटने के बजाय जीवंत अनुभव से जुड़ना चाहिए। हालांकि कभी-कभी इससे थोड़ी सटीकता की कमी आ सकती है। अब अगर उनके प्रभाव की बात करें तो वो किन विचारकों और आंदोलनों पर ज्यादा रहा? प्रभाव तो बहुत व्यापक था। स्कॉटिश ज्ञानोदय पर गहरा असर पड़ा। डेविड ह्यूम ने उनके अनुभववाद को अपनाया, लेकिन उसे संशयवाद यानी स्केप्टिसिज्म की ओर धकेल दिया। एडम स्मिथ ने संपत्ति और श्रम पर लॉक के विचारों का उपयोग अपनी आर्थिक थ्योरी में किया। जर्मन आदर्शवाद पर कैसा प्रभाव रहा? वहां प्रभाव मुख्य रूप से आलोचना के माध्यम से आया। लाइब्निज ने उनके अनुभववाद का खंडन किया। कांट ने कहा कि ह्यूम के संशयवाद ने उन्हें हठधर्मी नींद से जगाया और उन्होंने अनुभववाद और तर्कवाद का संश्लेषण करने की कोशिश की। हेगल ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की आलोचना की। अमेरिकी व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। उन्होंने लॉक की ज्ञान मीमांसा के कुछ पहलुओं की आलोचना की, लेकिन अनुभववाद और व्यवहारिक परिणामों पर जोर देने की उनकी प्रतिबद्धता को साझा किया। विलियम जेम्स और जॉन डेवी लॉकियन विषयों से प्रभावित थे। और 20वीं सदी के उदार राजनीतिक दर्शन में तो लॉक के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है। बिल्कुल। जॉन रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। रॉबर्ट नोजिक ने न्यूनतम सरकार और मजबूत संपत्ति अधिकारों का एक तरह से लॉकियन बचाव प्रस्तुत किया। हालांकि समुदायवादी यानी कम्युनिटेरियन आलोचकों ने लॉक को अत्यधिक व्यक्तिवाद का स्रोत बताया। नारीवाद यानी फेमिनिज्म का लॉक के साथ कैसा रिश्ता रहा है? वो भी एक जटिल रिश्ता है। कुछ जैसे मैरी एस्टेल या सूजन मूलर ओकिन तर्क देते हैं कि लॉक के समानता और अधिकारों के सिद्धांत नारीवादी राजनीति के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कैरल पैटमन जैसे आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत पुरुषों के प्रभुत्व पर आधारित एक अलिखित यौन अनुबंध यानी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट पर टिका है, जिसे लॉक ने अनदेखा किया है। और उत्तर औपनिवेशिक यानी पोस्ट कॉलोनियल आलोचकों ने उपनिवेशवाद में लॉक की भागीदारी और कैसे उनके दर्शन ने यूरोपीय विस्तार को उचित ठहराया, इसकी जांच की है। हाँ, जेम्स टूली ने दिखाया है कि कैसे लॉक के संपत्ति सिद्धांत ने स्वदेशी भूमि के औपनिवेशिक विनियोग मतलब जमीन हड़पने का समर्थन किया। जब उन्होंने कहा कि श्रम मिलाने से जमीन आपकी होती है, तो उन्होंने यूरोपीय कृषि को स्वदेशी लोगों के शिकार या संग्रह आधारित जीवन शैली से बेहतर माना।
ये सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि उनके विचारों का प्रभाव कितना गहरा और बहुस्तरीय रहा है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। आज की समकालीन बहसों में लॉक कहाँ नजर आते हैं? कई जगह। संपत्ति अधिकार और आर्थिक न्याय की बहसों में लॉक का सिद्धांत आज भी गूंजता है। स्वतंत्रतावादी यानी लिबर्टेरियंस मजबूत संपत्ति अधिकारों के लिए लॉक का हवाला देते हैं, जबकि उनके आलोचक पुनर्वितरण को उचित ठहराने के लिए उनके प्रोविजो जैसे इनफ एंड एज गुड वाली शर्त का उपयोग करते हैं। निजता और निगरानी यानी प्राइवेसी और सर्विलांस पर बहस में स्वयं पर संपत्ति यानी प्रॉपर्टी इन वनसेल्फ के लॉकियन विचार को शरीर, व्यक्तिगत जानकारी और डेटा अधिकारों तक बढ़ाया गया है। डिजिटल युग में ये खास तौर पर प्रासंगिक है। आप्रवासन और सीमा नियंत्रण पर बहस में सहमति और राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के लॉकियन विचार प्रासंगिक हैं। क्या राज्यों को दूसरों को बाहर करने का पूरा अधिकार है, या प्राकृतिक समानता के सिद्धांत अधिक खुली सीमाओं का समर्थन करते हैं? और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नैतिकता के लिए भी उनके विचारों के निहितार्थ हैं। खराब होने की सीमा यानी स्पॉइलेज लिमिटेशन को एक प्रारंभिक संरक्षण सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, हालांकि आलोचकों का तर्क है कि प्रकृति के सुधार पर उनका जोर पर्यावरण के प्रति एक शोषणकारी रवैये को भी दर्शाता है। तो आज अगर किसी को लॉक को पढ़ना हो तो उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। उनके तर्क 17वीं सदी की विशिष्ट बहसों के जवाब थे। उन्हें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। दूसरा, शायद एक उदार व्याख्या की जरूरत है, मतलब चैरिटेबल इंटरप्रिटेशन। उनकी शैली हमेशा बहुत सटीक नहीं होती, तो सीधे अंतर विरोधों पर कूदने के बजाय उनके तर्कों के सबसे मजबूत संस्करण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण जुड़ाव यानी क्रिटिकल एंगेजमेंट भी जरूरी है। उनके तर्कों का परीक्षण करना, उनकी सीमाओं को पहचानना, खासकर गुलामी जैसे मुद्दों पर। और शायद तुलनात्मक विश्लेषण भी मदद करता है। हॉब्स, देकार्त, स्पिनोजा या बाद के विचारकों के साथ तुलना करने से उनके विचार और स्पष्ट होते हैं। सही कहा। तो निष्कर्ष के तौर पर देखें तो 3 शताब्दियों के बाद भी जॉन लॉक दर्शन और राजनीतिक विचार में एक जीवित उपस्थिति है। अनुभववाद, प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार, लोकप्रिय संप्रभुता, धार्मिक सहिष्णुता, उनके योगदान गहरे और व्यापक हैं। उनका महत्व केवल उनके निष्कर्षों में ही नहीं, बल्कि उन सवालों में भी है जिन्हें उन्होंने उठाया और जिन तरीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ज्ञान कैसे मिलता है, अधिकार क्या है, सरकार का आधार क्या है, विरोध कब जायज है, संपत्ति का क्या मतलब है, ये सवाल आज भी महत्वपूर्ण है। और उनके विचारों में वे तनाव भी मौजूद हैं जो आज भी हमारी बहसों का हिस्सा हैं। स्वतंत्रता बनाम समानता, व्यक्तिगत अधिकार बनाम साझा भलाई। लॉक को गंभीरता से समझने का मतलब है उनकी अंतर्दृष्टि और उनकी सीमाओं दोनों को पहचानना। उनके विचार उनके समय और स्थिति से प्रभावित थे। वो 17वीं सदी के एक अंग्रेज सज्जन थे। लिंग, वर्ग, नस्ल पर उनकी धारणाएं, गुलामी और उपनिवेशवाद के साथ उनका जुड़ाव, ये सब उस पृष्ठभूमि का हिस्सा हैं। हमें उन्हें एक बातचीत के साथी के रूप में देखना चाहिए, जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनकी हम आलोचना कर सकते हैं और जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के दौर में जहां अधिनायकवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, असमानता है, संघर्ष हैं, तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। लेकिन शायद आज की समस्याओं के समाधान के लिए हमें लॉक से आगे जाने की भी जरूरत है। और ये लॉक की अपनी दार्शनिक भावना के अनुरूप ही होगा, जो हमेशा तर्क और अनुभव पर जोर देते थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक अंतिम विचार ये देखते हुए कि लॉक ने तर्क और अनुभव को कोरी स्लेट को आकार देने वाला माना, हमारे समकालीन अनुभव, ये डिजिटल दुनिया, वैश्विक संकट जैसे महामारी और जलवायु परिवर्तन, ऐतिहासिक अन्यायों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता, ये सब हमारे सेल्फ और हमारी राजनीतिक संभावनाओं को किस तरह से आकार दे रहे हैं? क्या ये अनुभव उन नींवों को ही चुनौती दे रहे हैं जो लॉक ने रखी थी, उन तरीकों से जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे? Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।